जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमार विषय है आत्मनिर्भर किसान। और आज हम आए हैं रायपुर जिला के अंतर्गत ग्राम गोमची में और यहाँ के प्रगतिशील सफल युवा कृषक भाई भाविन चौड़ा जी के यहाँ। भाविन चौड़ा जी यहाँ करेला के आधुनिक और उन्नत तकनीक से वैज्ञानिक खेती करके भरपूर पैदावार लेते और भरपूर पैदावार लेके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो करेला के खेती जो है, करेला के नाम सुनते ही मुंह में कड़वाहट आ जाते, लेकिन संगवारी हो जत्तेक कड़वा एकर स्वाद है ओतके मीठा एकर गुण है। संगवारी हो करेला में औषधि गुण हा कूट कूट के भरे है और एक सेती मनखे मन ला अब्बड़ पसंद करते और करेला ला प्रमुख सब्जी के खेती माने गए है, सब्जी के फसल माने गए। तो किसान भाई हो कैसे भाविन चौड़ा भाई हा करेला के वैज्ञानिक खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना है और भरपूर पैदावार लेके आत्मनिर्भर बन के कैसे खुशहाल जीवन जियत है, आओ देखन और जानकारी लेवन। नए विचारों का बुनकर ताना बाना, जगाकर मन में कुछ कर दिखाने का विश्वास, मेहनत और लगन से करते हैं काम, सफलता की ऊंचाइयां चढ़कर कहलाते हैं आत्मनिर्भर किसान। एक ऐसे ही किसान हैं भाविन चावड़ा, एक ऐसे युवा जिन्होंने अपने पूर्वजों के काम को अपनाकर अपनी ऊर्जा से उसे और आगे बढ़ाया और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बनाई अपनी एक अलग पहचान। भाविन चावड़ा के पूर्वज धान की खेती करते आ रहे थे, इसलिए कृषि की ओर बचपन से ही उनका झुकाव रहा। पूरे परिवार का धरती माँ और कृषि के प्रति समर्पण देखकर युवा भाविन के मन में विचार आया कि क्यों ना कृषि की पढ़ाई की जाए और इसी कार्य को नए तरीकों से आगे बढ़ाया जाए। मैंने अपनी एजुकेशन बीएससी हॉर्टिकल्चर से की है और वो भी अच्छी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो पुणे में महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ से। और अच्छी एजुकेशन का मैंने लाभ अपने खेती में लेने की भरसर कोशिश की है। जो भी हम नई तकनीक आज यहाँ पे देखने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हमने वहाँ से सीखा है और अपने यहाँ पे आजू बाजू किसान भाइयों से सीखा है। और उस तरीके से हम अपन देखते हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे करेले की खेती को किया है। तो ये आप जो देख रहे हैं इसमें रो से रो की जो दूरी है वो 8 फीट की दूरी है और पौधे से पौधे की दूरी है वो 1 फीट की दूरी है। और ये 8 फीट की दूरी कई किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर हम यहाँ पे पूरा मैकेनाइज तरीके से काम करते हैं जिसमें हम ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे से इस खेतों में बीच में आप देखेंगे तो छोटा ट्रैक्टर स्प्रे करते हुए जाता है। तो उस ट्रैक्टर को यहाँ पे आने जाने और स्प्रे करने के लिए ये 8 फुट का डिस्टेंस लगता है। उस कारण हमने इस रो टू रो का डिस्टेंस जो है वो 8 फीट रखा है। और बांस में हमने खेती की हुई है ताकि कद्दू वर्गीय फसल है तो इसको नार आता है तो उसको ज़मीन में ना करके हमने उसको ऊपर किया है ताकि बरसात में हमारी फसल कम से कम ख़राब हो, बीमारियां कम से कम लगे और तोड़ाई में माल की क्वालिटी में हमें बहुत अच्छा फ़ायदा और मिल सके उस तरीके से। कहते हैं ना, साथ हो परिवार तो किसी भी क्षेत्र में सफलता आसानी से मिल जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ भाविन चावड़ा के साथ। वे अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के युवा हैं। कृषि को उन्होंने न केवल अपनाया बल्कि सफलता प्राप्त करते हुए प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। 5 एकड़ जमीन में परंपरागत रूप से धान की खेती उनके पूर्वज कर ही रहे थे। आसपास के क्षेत्र के लोगों को सुस्वादु भोजन उपलब्ध कराना ही परिवार का ध्येय रहा। कृषि को समर्पित इस परिवार की चौथी पीढ़ी के भाविन जब नए उत्साह और ऊर्जा के साथ इस क्षेत्र में आए तो अपने साथ लेकर आए नई सोच, नए विचार। मैं यहाँ 4th जनरेशन फार्मर हूँ।
लगभग 1970 के आसपास से हमारी फैमिली खेती करते आ रही है। और सबसे पहले हम यहाँ पे धान की खेती से शुरुआत किए थे। और जितना भी हमारा पहले रकबा हुआ करता था, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं था, 4-5 एकड़ से ही शुरुआत हुई थी, है ना, तो वो हम धान से ही शुरुआत किए थे। फिर धीरे धीरे धान में हमें वृद्धि मिलती गई, अच्छा आय मिलता गया, तो हमने आगे धान के एरिए को ही बढ़ाया। और उसके बाद फिर उसी धान से हमने राइस मिल डाली थी, और फिर हमारी एक राइस मिल भी हुआ करती थी। पर कुछ समय बाद हमने वो व्यवसाय छोड़ दिया और फिर हमने धीरे से सब्जी की तरह रुख किया। और फिर सब्जी में पहले पलोना पाली, जैसे रिजस एंड फरो में, वैसे फ्लड इरिगेशन में हम लोग काम करते थे। फिर उसके बाद धीरे से ड्रिप इरिगेशन आया। ड्रिप इरिगेशन के बाद में फिर मल्चिंग में काम करना चालू किया। मल्चिंग से फिर बांस तार, मंडप, आज अब हम देखेंगे कि सीमेंट और जीआई तार, एसएस के तार में हम मंडप में भी काम कर रहे हैं। तो उस तरीके से ओवर द टाइम धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हुए आज हम यहाँ पे आधुनिक खेती सब्जियों की पूरी तरह कर रहे हैं और कुछ फ्रूट्स भी कर रहे हैं। विचारों को लगे सपनों के पंख, बज उठा चारों ओर आत्मनिर्भरता का शंख। धान की खेती के साथ ही अब धीरे धीरे उन्होंने सब्जियों की खेती करनी शुरू की। परंपरागत कृषि के साथ आधुनिक खेती को भी अपनाया और हॉर्टिकल्चर का भी सहारा लिया। धान के साथ ही सब्जियों और फलों की खेती भी करने लगे। देखा कि सब्जियों की खेती में भी अधिक मुनाफा हमें मिल रहा है, और वो इसलिए इस क्षेत्र में ये संभव हुआ जब से भिलाई स्टील प्लांट आया। तो वहाँ पे बड़े बड़े स्तर के अधिकारी और बहुत ज़्यादा तादाद में बड़े स्तर में अधिकारी वहाँ पे आके रहना चालू किए, जिस कारण से सब्जियों की मांग अचानक से बढ़ी। और उस टाइम में हमने देखा कि इसमें हमें ज़्यादा आय हो रही है, इनकम हो रही है। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे धान से शिफ्ट करके हम सब्ज़ी की तरफ आए। और वो हमारे दादा परदादा, मतलब बड़े पापा भी जैसे बताते हैं कि उस कारण हमारा रुझान सब्जियों की खेती की तरफ ज़्यादा हुआ, और वहाँ से हम फिर आगे बढ़ते चले गए। भाविन का मानना है कि दवाओं का उपयोग खेती में कुछ मात्रा में तो किया जा सकता है, मगर ऑर्गेनिक खेती अपनाई जाए तो कई वर्षों तक अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले हम शुरुआत बहुत निचले स्तर से किए थे। 4 से 5 एकड़ ही हमारी धान में खेती हुआ करती थी। फिर वहाँ से हमारे परदादा लोगों ने बहुत मेहनत किया, फिर धान के रकबे को थोड़ा सा बढ़ाया। फिर जैसे मैंने कहा कि सब्जी में अधिक आय आना चालू हुआ, फिर हमने उसी रकबे को धीरे धीरे सब्जी की तरफ डाइवर्ट किया। और वैसे करते करते 2-3 पीढ़ी के बाद आज मैं चौथी पीढ़ी हूँ, और आज हम लगभग यहाँ पे कुछ किराए की भी ज़मीन है, कुछ हमारी भी हैं, और बड़ी फैमिली है। तो उस तरीके से हम लोग 120 से 150 एकड़ के बीच में खेती कर रहे हैं, जिसमें से अधिकतम हमारी किराए की ज़मीन है। और उस तरीके से करते करते आज हम यहाँ पे सब्ज़ी और फलों की खेती कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः हमारी सब्जियों में देखेंगे तो कुकुरबिट्स, मतलब कद्दू वर्गीय फसल हो गई, और सोलेनेशियस जिसमें टमाटर भाटा आता है, वो वाली फसल हो गई। और फलों में जैसे पपीता और केला हो गया, उस तरीके से हम फसलें करते हैं। और बाकी फ्रूट क्रॉप्स हम छोटे एरिया में करते हैं, उतने बड़े कमर्शियल एरिया में नहीं करते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप,
फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। किसान भाइयों, करेला के खेती में सिंचाई के ऊपर घलो ध्यान दे के आवश्यकता पड़ते। समय समय में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई मिलत रहेले फसल के बढ़वार अच्छा होते। और किसान भाइयों, टपक विधि ले सिंचाई करे के बातें कुछ है। पानी के बर्बादी नहीं होए और खरपतवार नहीं होए, जेकर ले बीमारी भी नहीं लगे और कम लागत और कम समय भी लगते। तो किसान भाइयों, कहे के मतलब है कि टपक विधि ले सिंचाई करे के बहुत फायदा है। तो टपक विधि से करेला के वैज्ञानिक खेती में कैसे सिंचाई करबो आओ जानकारी लेवन। भाविन चावड़ा ने कई एकड़ में करेले की खेती करनी शुरू की। आधुनिक तौर तरीकों को अपनाकर मंचिंग शीट और ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया। इनके कृषि कर्म की एक विशेष बात ये भी रही कि बांस विधि से करेले की खेती तो सभी करते हैं। भाविन चावड़ा ने बांस विधि के साथ ही तार का मंडप बनाकर मंडप विधि से करेले की खेती प्रारंभ की, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुंदरू की खेती की जाती है। देख सकते हैं कि आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो हमारा करेले का खेत है। ये लगभग 25 एकड़ के रकबे में हमने आधुनिक तरीके से करेले की खेती को करने की कोशिश की है। और छत्तीसगढ़ में छोटे करेले को जो आप देख रहे हैं, छोटा करेले का अधिकतम दाम रहता है, इसलिए हमने इस छोटे करेलों को यहाँ लगाना पसंद किया और कोशिश की है कि इसको आधुनिक से आधुनिक तरीके से की जाए ताकि हमारा कम से कम खर्च में अधिक से अधिक मुनाफा हम कर सकें। जिसमें आप देखेंगे तो इसमें बांस तार, कुछ एरिया हमारा मंडप में भी है जिसमें एसएस के तार और सीमेंट पोल के साथ आप मंडप आगे देखेंगे उसमें किया हुआ है। ड्रिप इरिगेशन का यूज़ किया गया है, फिर मल्चिंग का भी यूज़ किया गया है और पूरा हम ड्रिप से हम खाद पेड़ों को देते हैं। तो उस तरीके से हमने अच्छे तरीके से आधुनिक तकनीकों को लगा करके अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए यहाँ प्रयास किया है। कड़ी मेहनत और विश्वास के चलते उन्हें लगातार सफलता मिलती गई और वो आगे बढ़ते गए। एक समय था जब 5 एकड़ ज़मीन में धान की खेती किया करता था उनका परिवार। आज छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही अन्य राज्यों में भी ज़मीन किराए पर लेकर भाविन करीब 150 एकड़ में खेती कर रहे हैं। परंपरा के साथ आधुनिकता को जो अपनाए वही तो सफल और आत्मनिर्भर कृषक कहाए।
मात्र 32 वर्ष के भाविन चावड़ा आज आसपास के क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा हैं। आत्मनिर्भर भारत की जीती जागती तस्वीर प्रस्तुत करते हुए उन्होंने नित्य नए प्रयोग अपनाए और कृषि के क्षेत्र में सफल कृषक के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। यहाँ पे हम इरिगेशन में ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करते हैं और ये ड्रिप इरिगेशन इसलिए महत्वपूर्ण है आज की तारीख में क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ती जा रही है। आज बहुत क्षेत्रों में तो पानी की इतनी तंगी है कि वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के बाद में भी खेती संभव नहीं है। तो अपन जहाँ पे कम पानी है या जहाँ पे अभी है अवेलेबल, तो हमें अब कोशिश करना चाहिए कि हमें ड्रिप इरिगेशन में आना चाहिए ताकि हम अपने ग्राउंड वाटर का कम से कम दोहन कर पाएँ और सस्टेनेबल वे में लंबे समय तक अपने इलाके में या खेत में खेती कर सके। और इसमें जो फ्लड इरिगेशन में हम पहले करते थे उससे कहीं ना कहीं 70 से 80% हमें कम पानी इसमें ड्रिप इरिगेशन में लगता है और ऊपर से अगर मल्च कर दें तो और 5% का और कमी हो जाता है। और फिर हमने यहाँ पे डिस्टेंस और बढ़ा दिया है मैकेनाइजेशन के लिए, तो उस पर और कहीं ना कहीं और पानी हमें थोड़ा सा कम लगता है। तो इस तरीके से आप सस्टेनेबल टेक्निक्स और अप्रोच को लेके चलेंगे तो अच्छी वैज्ञानिक टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अच्छा उत्पादन लेते हुए आप सस्टेनेबल वे में काम करते रह सकते हैं। युवा भाविन चावड़ा ने पुश्तैनी कृषि कार्य को न केवल अपनाया बल्कि नई सोच के साथ उसे विस्तार देते हुए परंपरागत और आधुनिक तरीकों का प्रयोग करते हुए सफल कृषक के रूप में अपनी पहचान बनाई। छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों में भी किराए की जमीन लेकर कई एकड़ में मंडप विधि से करेले की खेती करते हुए अच्छा उत्पादन प्राप्त किया और उसकी बिक्री से अच्छी कीमत प्राप्त कर लाभ भी कमाया और लिख दी आत्मनिर्भरता की नई कहानी। हम यहाँ पे आधुनिक खेती कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ दवाइयों का या उस तरीक़ों का उपयोग करके अपना उत्पादन लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने खेतों में बैलेंस अप्रोच रखा है जिसमें हम अधिकतम मात्रा में गोबर खाद का बेसल में हम यूज़ करते हैं। हम राखड़ का भी यूज़ करते हैं पर साथ साथ 4 ट्रॉली अच्छा पचा हुआ गाय का गोबर हम डालते हैं ताकि जो हमारे खेत की उपज देने की शक्ति है, जो उसमें जो पोलापन है, जो उसका प्रोडक्शन देने की क्षमता है वो कम ना हो। क्योंकि जिस खेत में हम खड़े हैं वो सन 1972 का ये खेत है और आज भी हम इसमें बहुत सीवियर डिसीज़ेस को सप्रेस करके इतने सालों में सस्टेनेबल तरीके से अगर खेती करते हुए आ रहे हैं तो हम जो गोबर खाद है ऊपर स्प्रे में भी देखेंगे तो हम नीम के प्रोडक्ट्स भी यूज़ करते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमने बैलेंस अप्रोच रख के इतने साल, आज 50 साल होते आ गए हैं जिस खेत में हम खड़े हैं, पर आप फसल को देख के बोल नहीं सकते कि लगातार 50 साल से इस खेत में खेती होती आ रही है। तो हमने बैलेंस तरीके से जो अप्रोच रखी है उस कारण ये क्रॉप की आज रंगत आप देख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री की है सोच कि हर युवा हो आत्मनिर्भर, जिए खुशहाली के साथ, बढ़े परिवार का जीवन स्तर। इसी सोच को ध्यान में रखते हुए जब आज के युवा कृषि के क्षेत्र में आते हैं आगे, तो अपनी मेहनत, लगन और सोच से रच जाते हैं अपना भविष्य। कुछ नया, कुछ अच्छा करने की चाहत लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक और कदम। मैं युवा पीढ़ी या युवा किसानों को ये संदेश देना चाहूँगा कि कृपया आत्मनिर्भर हो और सिर्फ नौकरी के पीछे ना भागे। जिस तरीके से हमने यहाँ पे खेती में सालों दर साल यहाँ पे काम करके इस स्तर में पहुँचे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमने बिज़नेस करके या खुद का व्यवसाय करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं अपील करना चाहूँगा कि अपना खुद का व्यवसाय करें और ख़ासकर खेती हमेशा रहने वाली है।
आपने कोरोना टाइम में भी देखा होगा, सारे व्यवसाय ठप पड़ गए थे, पर खेती का काम नहीं रुका था, क्योंकि लोग खाना कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, है ना। खाना उगाना पड़ेगा और खाने वाले लोग हमारे देश में बढ़ने ही वाले हैं, तो इसका स्कोप भी आगे रहने वाला ही, है ना। तो मैं चाहूँगा कि खेती में आए और खेती में उन्नत तरीके से खेती करें और आत्मनिर्भर बने। और सरकारें खेती को प्रमोट करने के लिए अलग अलग योजना भी लाती रहती है। स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल के भी बहुत सारे सब्सिडी के प्रोजेक्ट्स रहते हैं। आप उनको अवेल करके इनिशियल फेज़ में फंडिंग उठा करके एक अपने जो स्टार्टअप का आजकल कल्चर चला हुआ है उसमें बहुत अच्छे से अपना काम आप इनिशियल कैपिटल जो लगता है उसको ले करके काम चालू कर सकते हैं। और इसमें गवर्नमेंट हर स्तर में आपको मदद करने के लिए खड़ी हुई है। किसान भाई हो, बेरा हो गए मनोरंजन के, तो आओ छत्तीसगढ़ी गीत और संगीत के आनंद लेवन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोरे सना ना 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 मोहा हरि गुण गावत बीना बजावत सब में आना। बजावत आज गाएगा भाई, बीना बजावत आज गाएगा भाई। जय महामुनि व संपाल बोले राजा जन्मे जय। आज राजा दुर्योधन पांडव मल्ल कपट के जुआ में हरा दे। अब 12 वर्ष के वनवास 1 वर्ष के गुप्त वनवास कर दे राजी। पांडव 12 वर्ष के वनवास व्यतीत कर रहे हैं, 1 वर्ष के गुप्त वनवास बचे हैं। पांडव जंगल झाड़ी बन बन में घूमत है। धर्मराज कहते हैं ऐसे हम सोचत गुना में बैठे रहिबो त ये हमारे 1 वर्ष के गुप्त वनवास से कहाँ बीतित होई। धर्मराज रहे तो व्यास नारायण के स्मरण करिस। जब व्यास नारायण के स्मरण करी तब व्यास नारायण आके प्रकट हो जाते। और प्रकट होते तब धर्मराज कहे आवा आवा पीत आवा पीता धर्मेगा आप पिताजी धर्मराज कहे व्यास नारायण पिताजी ये हमारे 1 वर्ष तो गुप्त वनवास 12 वर्ष के वनवास बीतित हो गए। अब ये जो हमारे 1 वर्ष के गुप्त वनवास है ये हमारे कहाँ बीतित हो ओकरे से ती तोला बुलाए हैं के थी। व्यास नारायण कहे बेटा तुहर तो एक ही रास्ता दिखा तो पर तुहर मन के नाम और कामला बदले लगी। बेटा तुहर मन के एक ही रास्ता दिखा थे, विराट नगर है दिखा थे, पर तुहर मन के नाम और काम ले बदले लगी। धर्मराज कहे पिताजी ले हमर मन के नाम और काम ले बता दे। व्यास नारायण कहे बेटा तुहर मन के नाम बताना जरूर है। हाँ हाँ पिताजी हमर मन के नाम और काम ले बता दे। व्यास नारायण कहे धर्मराज ला बेटा तोर नाम है कंक ऋषि रही। व्यास नारायण कहे बेटा धर्मराज तोर नाम कंक ऋषि रही। अब ते हाँ विराट नगर में जाबे तो पासा खिलाना तोर काम रही, अब विचार करना काम रही। अब भीमसेन कहे बेटा तोर नाम जयंत रसोईया रही। अब ते विराट नगर में जाबे तो तोला जयंत रसोईया के नाम से जाने। अब विराट नगर में जाबे तो खाना बनाना तोरा खाना बनाना तोरा बेटा भी आते हरा बोला ना बोल बेटा
तो किसान भाई हो, अभी आप मन देखे हो कि कैसे ढंगले भाई भाविन चावड़ा जी हा करेला के उन्नत खेती करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बने हैं और खुशहाल जीवन जियत है। संगवारी हो, ये कार्यक्रम ला देख के आप मन भी करेला के वैज्ञानिक खेती करहु और भाई भाविन चावड़ा जैसे सफल कृषक बन के भरपूर पैदावार लहू, अपन आर्थिक स्थिति ला सुदृढ़ बना के आत्मनिर्भर बन के खुशहाल जीवन जीहू। यही आशा और विश्वास के साथ आज के अंक में बसत के और वही अंक में फिर इसने सुगर जानकारी ला लेके आप मन संग गोट बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जवाहर।